आज का ये वीडियो आपके प्री बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन यहां पर मार्क कर रखा है। तो अगर आपको प्री बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है मैथ्स के अंदर, तो मैं बता रहा हूं अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आप 80 आउट ऑफ 80 डेफिनेटली स्कोर करने वाले हो बहुत ही ज्यादा आराम से। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कुछ क्वेश्चन है जिनको करना है। इसके बाद आप गारंटी है मेरी कि आप ना अच्छे से अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो फिर चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर। अब ये जो चैप्टर है इसका वेटेज कितना रहेगा, ये एग्जाम के अंदर आप लोगों से 6 मार्क्स के यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसी के साथ में 6 मार्क्स के अंदर क्या होगा, एक आप लोगों से यहां पर एमसीक्यू पूछा जाएगा और फिर उसके बाद में आपसे एक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक यहां पर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे होंगे। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि एलसीएम और एचसीएफ वाला जो रिलेशन होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर, इसके ऊपर बेस्ड आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है मेनली पूछा जाता है कि आपसे कहा जाएगा कि प्रूव दैट रूट 2 इज ए रेशनल या फिर इरेशनल नंबर है। इरेशनल प्रूव करने के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको रखना है। इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको थोड़ी इसके अंदर ध्यान रखनी है। देन फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आप लोगों को कह दिया जाएगा कि प्रूव दैट 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल, जिसके अंदर कि आपको कह दिया जाता है कि ये ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, इसको लेकर के आपको प्रूव करना है। ऐसे दो तरीके के क्वेश्चन है जो कि मेनली इस चैप्टर से आते हैं एग्जाम में। और अब अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 2 और 4 और उसी के साथ में 1.3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक तो सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसको आपको 4 क्वेश्चन इसके करने ही करने। लो चलो अभी इसी चैप्टर का एक आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं पूछ लेता हूं जो कि आपको आना ही आना चाहिए। वो क्वेश्चन है हमारे पास में ये कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 72 का। कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ कि कमेंट्स के अंदर कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को ये टॉपिक याद है या नहीं। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कि क्या रिलेशन रहते हैं। जैसे कि हमारा पॉलिनोमियल है मेनली यही पूछा जाता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कांस्टेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके जो सम ऑफ जीरोस है इसके 2 जीरोस होंगे, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। तो जो सम ऑफ जीरोस है वो होता है माइनस ऑफ b बाय a और हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये होता है इसका। और इसकी एक जनरल इक्वेशन भी होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन एज और प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस इक्वेशन को फाइंड आउट करो। तो 2 तरीके के क्वेश्चन इससे मेनली आते हैं और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो रहता है आपके पास में 5 मार्क्स का, जिसमें कि आप लोगों से 2 मार्क का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 3 मार्क का यहां पर लॉन्ग आंसर टाइप इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ गए। तो ये टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट एग्जांपल की तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है 2, 3 और 4 और फिर इसके बाद में एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट करने हैं क्योंकि देखो ये पार्ट जो है ये वो हैं जिनको कि आप करोगे तो आपसे आसान जो पार्ट अगर आएंगे तो वो आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। अब ये अलग अलग हैं। जैसे कि इसके अंदर जो मेनली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है वो ज्यादा रूट वाले क्वेश्चंस को देख करके। तो यहां पर रूट वाली जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना और क्वेश्चन नंबर 2 इसका इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है 3 मार्क्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये एग्जाम के अंदर आता है तो स्टूडेंट इसको देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अल्फा और बीटा रूट है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो अब इसके अंदर कहा गया कि आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर की। तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। करना क्या है, सिंपल से आपको इसके 2 रूट निकाल लेने हैं। 2 रूट आपको इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग लगाओगे क्या, मैं ना भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको इस चैप्टर में। इसमें आपको क्या करना होगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से इसको सॉल्व करना होगा। आप इसको लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि अगर ये एग्जाम में आता है तो हम इस इक्वेशन को भूल जाते हैं। तो ये क्या रहेगी, ये रहेगी अल्फा प्लस बीटा
का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, जिसको कि हम लोग अल्फा बीटा को प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया और ये हो गया सम ऑफ रूट, और यहां से हम लोग इसकी वैल्यू आसानी से लिख ही सकते हैं। फिर जो सेकंड है वो ये होता है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करना होगा तो वैसे लिख देंगे अल्फा के पावर -1 प्लस ऑफ बीटा के पावर -1। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर इसके बाद में जो अगला चैप्टर आता है वो आता है हमारे पास में चैप्टर नंबर 3। अब देखो चैप्टर नंबर 3 जो है वो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लाइन, की लाइन कौन सी है। जैसे कि आपको 2 लाइन की इक्वेशन दे दी जाएगी, लाइन 1 की इक्वेशन, लाइन 2 की इक्वेशन, और पूछा जाएगा कि ये लाइन कैसी है, ये लाइन पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। इन दोनों की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा सा आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द गिवन टाइप ऑफ लाइन। ये एमसीक्यू के अंदर एक मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके एग्जांपल आप लोग 4 और 6 कर सकते हो। और एक्सरसाइज जो 3.2 है इसमें आप लोगों को ये एग्जांपल करने जरूरी है। 3, 5 और मतलब क्वेश्चन 3, 5 और 7 करना जरूरी है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है ना वो आपको यहाँ पर इसमें समझ में आएगी। आप इसकी लैंग्वेज आसानी से पकड़ पाओगे, और आपको लैंग्वेज के रिलेटेड क्वेश्चंस में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है मैथ्स में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी आप लोग देख सकते हो। इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास में एक्सरसाइज 3.3 में, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को अभी के अभी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, वो ये है कि आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाना होगा। आप लोग इसको कर सकते हो। ये ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन को एक बार जरूर से कर जाना, ताकि एग्जाम के अंदर जाकर के कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो। फिर जो सेकंड है, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जैसे कि यहाँ पर रूट वाला जो क्वेश्चन होता है, इसको भी एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आसान रहता है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। और यहाँ पर एक बार आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी देख लेना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे तो पूछा नहीं गया है, आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन क्या पता भाई पूछ लिया जाए आपके एग्जाम के अंदर। तो बस एक बार इसको थोड़ा सा देखना है, आपको बस पता होना चाहिए कि लाइन को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, कौन सा पॉइंट कहां पर आता है। एक बार x को 0 पुट करना होता है, वहां पे y का पॉइंट आता है, फिर एक बार y को 0 पुट करना होता है, वहां से x का पॉइंट आता है। बस इतना सिंपल है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक और आपसे लोग, और इसी चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे आ सकता है, जो कि मेरे को अभी ध्यान आया, मैं आप लोगों से पूछता हूं और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि हमारे एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 9x की पावर 5 माइनस ऑफ 16। अब ये बताओ कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स यहां पर कितने रहेंगे। ए ऑप्शन है कि यहां पर भैया 6 रहेंगे, बी ऑप्शन है कि यहां पर 5 रहेंगे, सी ऑप्शन है कि यहां पर 4 रूट रहने वाले। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहां पर इस इक्वेशन के कितने रूट रहने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट करो जल्दी, ऐसे देखो मत, जल्दी कमेंट करो। और एक बात मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूं कि इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है ना नेचर ऑफ रूट्स, इससे 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जिसमें सबसे पहला जो है वो है हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है कि 2 इक्वल रूट्स होने की क्या कंडीशन होती है, जो कि हमें पता है d इक्वल टू 0 होता है, जिससे कि हम लोग b स्क्वायर माइनस 4a से लिखते हैं। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 मार्क के अंदर आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन आती है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट के लिए आपको d ग्रेटर देन 0 करना है, उसमें आपको कंडीशन निकालनी होती है। जैसे कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, वो ऐसे रहेगा कि 7x स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पर kx प्लस ऑफ यहाँ पर 8 दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि एक ऐसी कंडीशन निकालो k के लिए कि इसके रूट जो हैं वो डिस्टिंक्ट हो। तो वहां पर क्या करोगे आप, d ग्रेटर देन 0 करके उसकी वैल्यू निकालोगे कि भाई k इससे बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1, 3, 4, 5। और फिर इसके बाद में जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज में लेकर के आपको सॉल्व करना है, और ये जो है इकलौता क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस की ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। 3 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं, 3, 4 और 6 यहां पर इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला लगाना है, हमारे पास में आंसर होता है। तो इसके आपको बस याद रखने इस फार्मूला को, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे 4, 5, 7, 9 और 10।
अब इसके बाद में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो ये है मोटर बोट वाला, कि हमारी मोटर बोट जो है वो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। हम लोग बोल देते हैं मोटर बोट है हमारी 21 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, वो अप स्ट्रीम के अंदर जा रही है, तो मान लीजिए कि उसको लग रहे हैं x आवर्स, ठीक है, और वहीं पर ही जब वो डाउन स्ट्रीम के अंदर आ रही है तो उसे लग रहे हैं x + 2 आवर्स, ठीक है। तो आपको निकालना है कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो यहां पर इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होती है और डाउन स्ट्रीम के अंदर यहां पर स्पीड क्या होती है, बस यही इसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपके एक्सरसाइज जो है हमारी 4.3 के एग्जाम्पल नंबर 17 होगा, वो आपको जरूर से करना ही करना है, ठीक है। ये अच्छे से इसके प्रैक्टिस करके जाना। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे चैप्टर आता है वो आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिंपल से 2 फॉर्मूलाज है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है nth टर्म का। nth टर्म ऑफ एपी आपको निकालनी आनी चाहिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं। an = a प्लस ऑफ यहाँ पर n-1 × d करके, ये आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। इसका यूज आपको पता होना चाहिए। ये आप लोग इसके क्वेश्चंस करिएगा। 5, 7, 8, 9, 10 सारे 5 से लेकर के 10 तक के, फिर 12, 14, 15, 16, 17, 18। अब ये जो क्वेश्चन है ये है मेनली यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो दिक्कत होती है ना, वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होती। सीधा अगर क्वेश्चन आएगा हम लोग कर लेंगे, लेकिन जब उसकी लैंग्वेज होती है ना तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उसके अंदर उसका कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल पाते, हम उसकी फर्स्ट टर्म नहीं निकाल पाते। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है हमारा, वो आता है सम ऑफ n टर्म्स का, कि एक एपी के अंदर हमारे पास में n टर्म्स है तो उनका सम क्या होगा। और इसके अंदर लैंग्वेज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो है हमारे 5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो एक बात याद रखना, 15 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है, ये थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 16 वाला, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फिर इसी के साथ में कॉमन डिफरेंस की a2 - a1 होना चाहिए। और इसी के अंदर ही एक और बात आपको पता होना चाहिए कि a2 - a1 तो होता है, लेकिन ये a5 - a6 का यहाँ पर नेगेटिव भी होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है। और जो D है वो क्या यहाँ पर कमेंट करना अभी के अभी, कि क्या यहाँ पर D नेगेटिव हो सकता है। कमेंट करो यस या फिर नो। देखते कितने स्टूडेंट्स को इस बात का पता है कि भैया ये बात सही है या नहीं है, क्या D नेगेटिव हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। यस और नो के अंदर आपको इसका आंसर देना ही देना है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में 5.1 के अंदर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो है हमारे पास में चैप्टर नंबर 6, जो कि है ट्राइंगल्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो वो है ट्राइंगल्स, क्योंकि इकलौते इस चैप्टर का वेटेज है करीब करीब 9 से 10 नंबर का। एक तो इसके अंदर एमसीक्यू पूछा जाएगा, और फिर इसके बाद में इससे यहां पर आप लोगों से 2 मार्क के अंदर भी क्वेश्चन मिलेगा, और इसका 3 मार्क के अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे यहां पर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। तो अब इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है हमारी बीपीटी थ्योरम। इसको रट लो, बस इसी को रट लो, इससे क्वेश्चन आना कंफर्म ही कंफर्म है। वो ये है कि अगर इफ द लाइन इज पैरेलल टू द वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल टू द इंटरसेक्ट द अदर साइड इन द डिस्टेंट पॉइंट एंड द 2 साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं और वो ट्रायंगल को एक पॉइंट के ऊपर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो उनको एक सेम रेशियो के अंदर यहां पर क्या करेंगे, कट करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनको स्टार मार्क कर रखा है उनको स्टार मार्क कर लो, और उनकी 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन नंबर 10 इसमें इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो है सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल को लेकर के। इसके अंदर 4 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और फिर उसी के साथ में एंगल एंगल साइड। ये 4 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। और इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेंगे हमारे पास में, एक तो एग्जाम्पल नंबर 7 और एक एग्जाम्पल नंबर 8, और 7 जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद में अगर एक्सरसाइज 6.3 की बात करें तो इसके अंदर आपको क्वेश्चंस जो करने हैं वो करने हैं 2, 3, 4, 7, 8,
10, 12, 14 आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें दिक्कत ये नहीं आएगी कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, दिक्कत इसके अंदर क्या आएगी कि हमारी जो लैंग्वेज है ना, इसके अंदर हमें ना लैंग्वेज के अंदर ही प्रॉब्लम होगी, हमें समझ में नहीं आएगा कि यार करना क्या है। हमें पता है कि प्रूव दैट करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये बात सही है, लेकिन हमसे वो होगा ही नहीं क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी। तो इस चैप्टर के लिए आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करो स्टेप बाय स्टेप कि उसे कैसे आपको प्रूव करना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि रेशियो साइड इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल बाय साइड का होता है। और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 8। और फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसके अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट है वो है एक तो इसका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से आप लोगों में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों से अगर थोड़ा ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो आप लोगों से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे कि वो वाला क्वेश्चन था ना कि 3 लोग दौड़ रहे हैं या फिर क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, ये उनका कोऑर्डिनेट है तो उनकी डिस्टेंस निकालो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। तो अब हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट होता है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि क्लास के अंदर बच्चे बैठे रहते हैं। जैसे राहुल यहाँ पर बैठा है, श्याम सेकंड रो के अंदर 5th कॉलम के ऊपर बैठा है, और जो हमारा रोहित है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे बैठा है। तो इस तरीके से उनकी डिस्टेंस निकालनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है कोलिनियर वाली कंडीशन का, कि कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होती है। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना हो कि कोलिनियर क्या होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरनल डिवीजन का पढ़ना है, एक्सटर्नल वाला नहीं पढ़ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 5, 8, 9, जिसमें 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और फिर इसके बाद में एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है यहाँ पर 3, 5, 9 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर टाइम हो तो 4 और 7 को भी एक बार देख लेना। और अब इसके बाद में जो चैप्टर आता है वो आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं आपको वेटेज बताऊं ना, वो रहता है 15 से 16 मार्क्स का। अब आप बोलोगे कि भैया एक चैप्टर का इतना कैसे हो सकता है, इतना ही होता है। वो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो भी इसी के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, और उसके यहाँ पर आपको 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है, या फिर एक केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। 7 नंबर उसके और 8 से 10 नंबर इसके, तो टोटल मिलाकर के 15 से 16 नंबर का ये पूरे चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर अभी तक मैथ्स के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना है, जिसके अंदर कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इसमें कंफ्यूजन ये रहेगा कि आपको ये नहीं पता रहेगा कि जैसे कि ये है, हमें कब इसको यहां पर परपेंडिकुलर मानना है, हमें कब इसे बेस मानना है। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको एंगल अगर ये वाली बात करी जा रही है, मैं आपको इसी में ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे कि नए पेज लेते हैं इसके अंदर, तो नए पेज के अंदर एक हमें कंफ्यूजन कहां पर होता है, कंफ्यूजन हमें ये होता है जैसे कि हमारा ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल के अंदर अगर हमें ये वाले एंगल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली जो साइड है ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर ये साइड होती है, और इसके जो इधर वाली साइड होती है नीचे वाली, ये साइड होती है बेस, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इस एंगल की। और वहीं पर ही अगर हम लोग इस एंगल को चेंज कर देते हैं, यहां पर हम इस एंगल को यूज लेते हैं, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इस टाइम के ऊपर परपेंडिकुलर, और इसके पास वाली जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी बेस। तो ये पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, क्योंकि इसी से ही बेस्ड आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो ये है कि आपको वैल्यू दे दी जाएगी कि tan a की वैल्यू है 3/4, तो आपको बताना है कि sin a की वैल्यू क्या रहेगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका भी आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो आप जितना ज्यादा फास्ट आप रिस्पॉन्स करोगे ना, उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी। और यहां पर कोई भी नहीं देख रहा कि आप सही दोगे या गलत दोगे, आप बस आंसर दो। मैं हर एक जो भी कमेंट करता हूं उसको मैं रिप्लाई जरूर से करता हूं। देखते हैं कि यहां पर मैं रिप्लाई देना भूल जाता हूं या फिर आप लोग कमेंट करना भूल जाते हो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में एक्सरसाइज 8.1 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है यहां पर एक तो क्वेश्चन नंबर 3 और 7 इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 और 10 आपको क्वेश्चन इसमें करना है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको वैल्यूज को यूज करना है। आपको वो वाली टेबल तो याद ही होगी, कौन से वाली, वो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। बस ये वाली टेबल इसके अंदर इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज जो 8.1 है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है पूरी की पूरी, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यूज हाथ के ऊपर याद होनी चाहिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, और इसी का ये आपको है ना बस साइन की याद रखो, उसके बाद में आपको सारी की सारी वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और एक है क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको क्यों इंपॉर्टेंट कहा है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज उसमें ली गई हैं वो थोड़ा आप लोगों से कैलकुलेशन उसके अंदर थोड़ी ज्यादा है। तो ये दो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.2 के अंदर करने हैं। और फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये पता होना चाहिए। और इसके अंदर एक ये क्वेश्चन जरूर से करना कि tan ऑफ 65 डिग्री अपॉन में cot ऑफ 25 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में एक्सरसाइज 8.3 के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो है क्वेश्चन नंबर 3 और एक है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। 3 क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अगला जो चैप्टर है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन को लेकर के। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसको टफ बना देती है ये वाली चीज कि एक मूविंग कार आती है टुवर्ड्स अ बिल्डिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उसकी तरफ जा रही है। इनिशियली उसका एंगल था 30 डिग्री, अब उसका एंगल हो गया 60 डिग्री। तो 30 मिनट्स के अंदर तो आपको निकालने की हाइट ऑफ बिल्डिंग यहां पर क्या रहने वाली है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको एक तो इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया तो इसके अंदर ये हो गई हमारी बिल्डिंग और ये हो गई हमारी कार। इनिशियली ए पॉइंट के ऊपर थी, 30 मिनट्स के बाद में ये यहां से यहां पर आ गई, ये बी पॉइंट हो गया। तो ये जो दूर वाला पॉइंट होता है ये होता है हमारे छोटे एंगल का, ये कितना हो गया 30 डिग्री। फिर उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया 60 डिग्री। अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, तो अभी ये जो हमारा डिस्टेंस है ए बी का, हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको वो फॉर्मूला तो पता ही होगा। वो होता है स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें दो चीजें दे दी गई हैं, यहाँ पर टाइम दे दिया गया है, स्पीड दे दी गई है। तो हम लोग इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी और इससे हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये इसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है यहाँ पर इसके एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर लैंग्वेज बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2, 4, 5, 6 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ में एंगल ऑफ डिस्पर्जन जो है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है वो है हमारा ब्रिज वाला, कि जैसे कि ये बैंक ऑफ द रिवर है, नीचे से रिवर फ्लो कर रही है और इस तरीके का हमारा डायग्राम उसके अंदर बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें एंगल ऑफ डिस्पर्जन को किस तरीके से यूज में लेना है। ये एंगल 30 डिग्री है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। फिर हम इसको एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान होने चाहिए। और उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10, 12, 13, 14, 15 यहां पर इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8, 12 और 14 आपको करना ही करना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद में जो अगला चैप्टर आता है हमारा वो आता है चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल्स का। अब इस चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे, एक तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 3 मार्क का क्वेश्चन और एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ से एमसीक्यू, जो कि फर्स्ट वाली थ्योरम है ना कि अगर कोई भी टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ करी जाती है तो उसका रेडियस ये वाला जैसे कि पी क्यू है और ओ क्यू का जो एंगल है वो रहता है 90 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊर बेसिक आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आता है हमारे पास में थ्योरम 10.2 से, जो कि हमें ये कहती है कि अगर कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जैसे कि हमारा पॉइंट P, तो इससे अगर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे सर्कल के ऊपर तो उनकी जो लेंथ है वो बराबर रहेगी। पी आर इज इक्वल टू रहता है पी क्यूब। बस ये आपको इस थ्योरम का पता होना चाहिए और आपको इसका प्रूफ पढ़ना है, ठीक है। इसका आपको प्रूफ आना चाहिए कि इसको प्रूफ किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि उसके हेल्प से आप क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा आराम से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट
क्वेश्चन आता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, और पी वाई क्यूज के अंदर भी आपको ये बहुत बार देखने को मिलेगा। वो ये है कि एक सर्कल है जिसको कि सर्कमस्क्राइब करके रखा है, एक हमारा जो है एक क्वाड्रिलेटरल है उसने, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ने सर्कमस्क्राइब करके रखा हुआ एक सर्कल को। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। तो इसके अंदर कौन सी वाली थ्योरम लगेगी, वो लगेगी हमारी अभी वाली 10.2 कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इक्वल रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में सी एस के, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर एस डी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आर डी के बराबर हो। फिर उसके बाद में ऐसे करके हम लोग इनको ऐड करके आसानी से इसे दिखा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इसके अंदर ये थ्योरम 4 बार हम लोग इससे यूज में लेंगे। फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 और ये जो थर्ड वाला और 8th वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो तो आपको सभी के सभी एक साथ ही पढ़ने होंगे, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो आपको पता लगेगी। स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको मैथ्स के अंदर कैसे लिखना होता है ये आपको मैथ्स का एग्जाम्पल देख करके ही पता लगेगा। और फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। सबसे पहला तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, उसी के साथ में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, इसके अंदर कोई भी ज्यादा लॉजिकल बातें हैं ही नहीं। फिर इसके बाद में जो सेकंड है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला है वो अलग रहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो कि यहाँ वाला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद में माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि फॉर्म होता है वो हमें बनाना है। अब सेक्टर क्या होता है, जैसे कि ये वाला जो सेक्टर है ये पूरा एरिया जो है ये होता है सेक्टरी ट्राइंगल नहीं होता। और वहीं पर ही अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, जैसे कि हमने ऐसे इसे कट कर दिया, तो ये जो बचा हुआ एरिया है ये होता है हमारे पास में सेगमेंट का, और इसमें से हम लोग इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं जहां से कि हमें मिल जाता है इसका एरिया। और फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वह है हमारे पास में 2, 3, 4 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ये वो वाला क्वेश्चन है आई थिंक कि जैसे कि एक स्क्वायर हमारे पास में फील्ड है और उसके अंदर हमने एक पॉइंट के ऊपर गाय को बांध दिया, फिर उसके बाद में वो इस तरीके से खाती है तो वो कितना मतलब चारा खा पाएगी, कितनी स्पीड के अंदर खा पाएगी, ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद में 8th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम नहीं है तो अगर स्टार वाले क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एडिशनल ये है कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन में ये आता है कि एक हमारा व्हील है वो घूम रहा है, उसकी रेडियस आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि 1 किलोमीटर के अंदर उसके कितने राउंड होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस इज इक्वल टू आप लोग बोल दोगे n इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो कि हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, और यहां से आप लोग निकालोगे कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन उसके कितने हुए, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन के अंदर जब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कंप्लीट होगा जो कि होगा हमारे पास में 2 पाई आर। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी चीजें लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब आपको है ना 4 शेप्स है इनका अच्छे से रटना है। सबसे पहला हमारे पास में सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और क्यूबॉइड। ये जो 4-5 पॉइंट है इनका आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इन सभी की आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए कि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, तो आपको इंस्टेंटली दिमाग के अंदर उसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए। फिर सेकंड है कि टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर जो थर्ड है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार हमसे क्वेश्चन के अंदर बोल दिया जाता है कि हमने आर्मी टेंट बनाया है, किस शेप के अंदर, सिलेंडर के ऊपर हमने कोन लगा दिया, तो आप ये बताओ कि उसको पेंट करने का कितना मतलब कितना खर्च आएगा, या फिर ये बोल दिया जाता है कि वो जो कैनवास है उसको कितना कैनवास उसके ऊपर लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तरीके से ये हमसे बोलना चाह रहे हैं कि आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन ये ऐसा नहीं बोलेंगे, या फिर इसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, सीएसए भी कहते हैं, एलएसए भी कहते हैं, ये भी बोलते हैं। तो आपसे ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे कि बोलते जाए कि भाई पेंट करना है और स्पेशली कहा जाए कि टॉप और बॉटम को करना है तो आपको टोटल एरिया लेना है, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिफॉल्ट मान करके आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ही उसके अंदर लेना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आती है हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसकी कुछ शेप्स, जैसे कि फर्स्ट शेप कि सिलेंडर है, सिलेंडर से हमने क्या करा कि एक हेमिस्फेरिकल शेप उससे बाहर निकाल लिया, तो अब इसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। फिर सेकंड ये आता है कि हमने कोन के ऊपर स्फीयर को लगा दी, हेमिस्फीयर को लगा दिया है, तो क्या रहेगा। फिर उसके बाद में जो थर्ड है वो अभी मैं आपको बता रहा था टेंट वाला कि टेंट के अंदर जैसे कि नीचे सिलेंड्रिकल है ऊपर कोन लगा दिया तो क्या होगा। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वो है स्लैंट हाइट का। आपको स्लैंट
हाइट इसमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर 1, 3, 4, 5 और 6। 5 वाला जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज आपको एक बार देखनी होगी इसकी। एग्जाम्पल के अंदर बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल है ये। फिर इसके बाद में 12.1 अगर एक्सरसाइज की बात करें तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में 2, 4, 6, 8, 9 यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में 12.2 के अंदर वो जो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है ना, वो एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको सिलेंडर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद में आपको पूरे स्फीयर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद में उसकी सिरप की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो ये एक तरीके का पूरा पूरा कंबाइंड क्वेश्चन है जो कि आपका चैप्टर पूरा रिवाइज करवा देगा। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो जरूर से देखना है। फिर 5 और 8 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 5, 6, 8 यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा हम लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन इसे एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि फ्री के अंदर आप लोगों को यहां पर 5 मार्क्स दिलवा देगा। क्योंकि इसके अंदर एक तो अगर एमसीक्यू में अगर इनको पूछना होगा तो आपसे सिंपल सा पूछेंगे ये वाला रिलेशन कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछना होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल आएगा और आप इसका फॉर्मूला लगा करके इसका इंस्टेंटली आंसर निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में सेकंड है कि जो क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। कोई भी डेटा रहता है उसका मीडियन आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है पी एंड क्यू, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में कैलकुलेशन, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि मोड और मीडियन जो है इनके फॉर्मूलाज और इनकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल है उनको एटलीस्ट 1-2 बार तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए एनसीईआरटी के। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वह है यहाँ पर 2, 3, 5 और 6। और 5 वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ साइड के ऊपर जा रही है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से करना चाहिए। देन फिर इसके बाद 13.3 जो है एक्सरसाइज, इसके अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 और 7। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। देन फिर इसके बाद में चले हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का यहां पर चैप्टर है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन देखने हैं वो देखने हैं प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, कि प्लेइंग कार्ड्स को आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 2 सेट होते हैं रेड के, 2 सेट होते हैं यहाँ पर ब्लू के। कितने रेड कार्ड होते हैं, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं। फिर उसके बाद में ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, क्वीन कितनी होती हैं। ये सब आपको इसके अंदर पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और कई बार हम इन्हीं के अंदर ही छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूज करने के लिए हमें बोलेगा कि ब्लैक किंग के आपको लेने, तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 4 करके ले लो, कि ऐसा नहीं है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को भी पढ़ना है और इन सब का आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वीन होते हैं, ये सब होते हैं। तो बड़ा ही सिंपल से आप लोग तो कर ही लोगे, अरे स्मार्ट लोग हो आप लोग। फिर इसके अंदर जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 2 डाइस को जब हम एक साथ थ्रो करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी टेबल होती है, हम लोग जो जैसे कि ऑब्जर्वेशन के लिए बनाते हैं ना, ऑब्जर्वेशन टेबल की क्या होती है, तो वो वाली ऑब्जर्वेशन टेबल आपको याद होनी चाहिए। कि जैसे कि कई बार बोल देगा कि आपको है ना 2 डाइस को हमने एक साथ थ्रो किया, तो आप ये बताओ कि जब हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना तो उसमें ऑड नंबर आ रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कितनी होगी। तो ये आपको कैलकुलेट करना आनी चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको याद रखनी है, मतलब बनानी आनी चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो है कि 3 कॉइन्स को अगर एक साथ टॉस कर दिया जाए तो क्या होगा, उनकी आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी आनी चाहिए कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है। देन फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट, कि कोई भी इवेंट नहीं हो रहा तो आपको उसकी नहीं कैलकुलेट नहीं करनी, उस इवेंट की को 1 में से माइनस कर देना है। ठीक है, ये समझ गए। फिर इसके बाद में 14.1 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22 और 23। 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 17। तो बस इतना ही था। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो द एंड जरूर से लिखना ताकि पता लगे कि भाई कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट तक देखा है। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।